अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निसा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का जो कि है ट्रायंगल्स चैप्टर्स हमने शुरू किया है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट थियोरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम। जैसे कि आपको पता है इस थियोरम ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। अगर आप लास्ट की भी चेक करेंगे तो ये डेफिनेटली इट इज़ देयर और इट्स एप्लीकेशन तो होता ही है, राइट। सो हम आज इसका प्रूफ करेंगे पूरा और इसका कॉन्वर्स भी देखेंगे, दोनों हम देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम, जिसे थेल्स थियोरम भी कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं उसकी। देखिए, बेहतर होगा अगर आप स्टेटमेंट भी करके जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम। सो इट्स बेटर दैट यू डू द स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब कभी कभी अगर स्टेटमेंट दी गई हो तो अलग बात है, बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थियोरम लर्न ना कीजिए, क्योंकि वो लोग कभी कभी क्या होता है कि आपको नेमिंग्स अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि ABCD हो तो PQR दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है, अगर आप लर्न करेंगे तो आपने वो ABC उस तरह से लर्न किया हुआ था, राइट। एंड देन बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपको नहीं समझ में आता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप थियोरम्स को कभी भी लर्न ना करें, उनको समझिए। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको कोई भी किसी भी वे में अगर आपको वहाँ पे दिया गया हो, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छे से ये थियोरम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है, ठीक है। और प्लीज़ लर्न मत कीजिए आप, और प्रैक्टिस कीजिए इसे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग, आप अपने हिसाब से नेमिंग्स दीजिए उनको। जैसे कि अगर मैं ABCD सिखा रही हूँ, आप PQR लेके करिए, LMN लेके करिए, और स्टेटमेंट भी कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो स्टेट एंड प्रूफ भी दे देते हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप पूरा थियोरम ये अच्छे से करके जाएं। सो स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो हमें डायग्राम निकालना है खुद से। सो फिर सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, देखिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट। सो हम एक ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हम इस ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं ABC। अब क्या कह रहे हैं वो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एक लाइन कोई भी एक लाइन एक पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो एक साइड BC एक साइड है, ठीक है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसे पैरेलल है। तो मैं दूसरे कलर में कर लेती हूँ ये वाली लाइन, ठीक है। ये क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए अदर टू साइड, यानी कि AB और AC को इंटरसेक्ट करिए। कहाँ इंटरसेक्ट करिए, तो D और E में, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स, यानी कि द अदर टू साइड्स, ये जो दो साइड जो इंटरसेक्ट हमने अभी बनाया ना, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो क्या हमें प्रूव करना है, देखिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें ये है, तो गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC DE जो लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू साइड BC, ओके। लाइन DE पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। और हमने क्या कहा, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि इंटरसेक्ट करिए साइड B, ठीक है। सो हम लिख लेंगे लाइन D पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स। कौन से साइड्स हैं वो, AB एंड AC। कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तो गिवन हमें हो गया, मिल गया, राइट। अब टू प्रूफ क्या करना है, उन्होंने क्या कहा है कि जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है,
ठीक है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में जो कि पैरेलल है अनदर साइड को, तो वो अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी ये वाला साइड है, सो ए डी बाई डी बी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए बाई ई सी हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये दोनों जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गए हैं। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। अब हम करेंगे, अब देखिए अभी हमें प्रूव करना है ये, तो जितना अभी हमने सिर्फ एरिया यही सब चीज़ें सीखी है ना, ट्राइंगल से रिलेटेड, राइट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वगैरह। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, हमें बेस चाहिए होता है और परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, अल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो अगर चलिए यहाँ पे तो ए डी मिल जाएगा, लेकिन बी डी इसी तो कोई ट्राइंगल है नहीं, है ना। तो अगर ये चीज़ें हमें चाहिए जो कि मेरे प्रूफ में मेरी रिक्वायरमेंट है, ए डी डी बी ए ई ए सी, इनके लिए मुझे ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल्स होंगे तो मैं एरिया यूज़ कर पाऊँगी, एरिया यूज़ कर पाऊँगी तो शायद वो ए डी डी बी उन चीज़ों पर मैं पहुँच जाऊँ, है ना, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा, एरिया के लिए होते हैं ट्राइंगल्स की ज़रूरत, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हाइट की, परपेंडिकुलर हाइट की। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगी, तो मैं दो हाइट्स निकालूंगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं डी से एक हाइट निकाल लेती हूँ, और मैं ई से एक हाइट निकाल लेती हूँ। ये दोनों भी हाइट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये डी एम, ये ई एन, ठीक है। डी एम हाइट हो गई और ई एन भी हाइट हो गई, परपेंडिकुलर हाइट्स हो गए। और मैं क्या करती हूँ, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ, इन दोनों को भी मैं जॉइन कर लेती हूँ। तो क्यों, तो जैसे कि मैं अगर जॉइन कर लूँगी इन दोनों को, तो मुझे और दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। देखिए आपने, देखिए डी बी सी वाला ट्राइंगल, बी ई सी वाला ट्राइंगल, है ना। तो इस तरह से मुझे ट्राइंगल्स मिलेंगे अपने हिसाब से, जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपने देखा तो यहाँ पे अभी ट्राइंगल्स क्रिएट हो गए हैं, एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर हाइट्स मिल गई हैं, राइट। तो इनका यूज़ करके एरिया में निकाल सकती हूँ, और एरिया का यूज़ करके मैं ये प्रूफ तक पहुँच जाऊँगी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, देखिए हमने किया है कंस्ट्रक्शन में ई एन जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और डी एम जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पूरे ए सी को, ठीक है। सो ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर जॉइन किया है हमने, बी ई और सी डी को जॉइन किया है ना, सो जॉइन बी ई एंड सी डी। तो जो जो आपने किया है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, अब हम अपनी प्रूफ की ओर जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी ए डी डी बी, ये मुझे चाहिए, सिर्फ इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ए डी डी बी, अब ए डी डी बी जो है वो किस ट्रायंगल में आते हैं, तो अगर आप देखिए ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई दिख रहा है आपको, है ना, ए डी ई। इस ट्रायंगल में अगर मैं एरिया यूज़ करूँ, तो जैसे कि मैं आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब ए डी ई की बात करें, तो जब मैं बेस ए डी लेती हूँ तो बेस के ऊपर हाइट होती है, राइट। हमारा जो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आप ले लें, परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो बेस के ऊपर होती है, तभी हम कहते हैं ना हाफ इंटू ये बेस है, ये हाइट है। तो ए डी ई की बात करूँ, ए डी अगर बेस ले लूँ मैं, तो हाइट कौन हो गई, ये देखिए परपेंडिकुलर ई एन, राइट। ये देखिए ये, अब मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ये देखिए ये हो गई इसकी, है ना, ई एन उसकी हाइट हो गई, बेस उसका ए डी हो गया।
तो ए डी ई की अगर बात करूँ तो बेस है ए डी, हाइट हो गई उसकी ई एन, ठीक है। और मुझे कौन चाहिए, डी बी चाहिए। तो डी बी के लिए कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, बी डी ई, राइट। अब बी डी ई के लिए बेस बी डी बन गया है ना, वो लाइन कौन सी लाइन पर है, ए बी लाइन पर है, बी डी बेस बन गया। तो हाइट कौन सी, आप बोलेंगे हाइट, हाँ शायद ये सी ई हाइट होगी या फिर डी ई हाइट होगी, नहीं, ठीक है। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रायंगल की हाइट हमेशा उसके इनसाइड नहीं होती है, अंदर नहीं होती है। ऑप्टिस अगर ट्रायंगल की बात करें, जैसे कि हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो चलिए ये अंदर हो गए, लेकिन जब हमारा ऑप्टिस ट्रायंगल होता है तब उसकी हाइट जो है वो बाहर से होती है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए याद रखिए कि ट्रायंगल की हाइट हमेशा इनसाइड नहीं होती है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ठीक है वो इनसाइड होती है, लेकिन जब हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसकी हाइट बाहर से ऐसे होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाइट जो है अल्टीट्यूड वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आएगा कि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो उस हिसाब से तो डी तो होगी नहीं। तो आप इस तरह से सोचिए ना, अब बी डी की जो लाइन है वो कौन सी है, ए बी है ना, उस पर कौन सी परपेंडिकुलर बैठी हुई है, जी हाँ ई एन बैठी हुई है, राइट। बी डी की जो लाइन है वो ए बी की ही लाइन है ना, उसी का पार्ट है वो, जैसे कि ए डी और बी डी दोनों उसी के पार्ट हैं। उस पर परपेंडिकुलर कौन सी बैठी हुई है, ई एन बैठी हुई है ना। और अगर आप देखिए ध्यान से, बी डी ई का जो ट्राइंगल है, ठीक है, देखिए मैं अलग से निकाल लेती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से है, ठीक है, उसकी हाइट देखिए ऐसे बाहर से जा रही है जो कि आपकी ई एन है, राइट। तो इसका मतलब उसकी हाइट क्या हो गई, ई एन हो गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू बेस कौन है, मैंने बोला था ए डी की बात करें ना हम लोग, ए डी बेस हो गया, हाइट उसकी जिस पर खड़ी है बेस पर कौन है वो, ई एन है, राइट। सो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखिए रिक्वायरमेंट में डी बी चाहिए, तो हम लेंगे भी वही, बी डी ई बोलो या डी बी ई बोलो आप, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए अब इसका बेस कौन है, बेस उसका बी डी है, करेक्ट, ये देखिए ए डी पे लाइन पर। अब बी डी पर कौन खड़े हैं, बी डी की लाइन सेम है ना ए बी की, कौन है उस पर, ई एन वाली, परपेंडिकुलर आपको देखनी है, ठीक है, ई एन वाली हाइट खड़ी हुई है। या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ट्रायंगल की हाइट जो है वो हमेशा इनसाइड नहीं, ऑप्टिस की अगर बात करें एक ट्रायंगल के तो वो बाहर से होती है, ओके। सो ई एन जो हो गई वो भी क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी बी डी या जो भी डी बी आप लिख लो इंटू ई एन। अब हमें अपॉन में चाहिए ना, ए डी अपॉन डी बी है तो इसको भी अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। कैंसिल कैंसिल, क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, यस, ए डी अपॉन बी, बी डी लिख लिए, डी बी लिख लिए, एक ही है, ठीक है, आप चाहे तो डी बी भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक पार्ट तो मिल गया आपको, है ना, अब हम दूसरे पार्ट के, अब दूसरा पार्ट देखिए, ए सी है, राइट। तो अगेन
मैं वही ट्रायंगल लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ये कर देती हूँ, रब कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको दूसरा समझ में आए। ठीक है, डोंट वरी, लाइन तो निकालूंगी मैं, डी ई वाली लाइन, ये आपके दोनों परपेंडिकुलर्स। ठीक है, और ये आपकी लाइन जो है वो जॉइन हो रही है। सो अब हम किसकी बात करेंगे? अब देखिए, ए और ई सी चाहिए हमें, तो वैसे ही आप सोचिए। ठीक है, यस, ए डी ई। अब या तो ए ई डी लीजिए या ए डी ई लीजिए, बात तो एक ही है ना, वही ट्रायंगल है ना, ऊपर का ही ट्रायंगल है। बस फ़र्क क्या है कि अब हम बेस हम चेंज कर रहे हैं। अब हम ए डी नहीं, अब हम ए ई ले लेंगे। तो आप ए डी ई भी अगर उस ट्रायंगल को बुलाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो वही है ना, बस हम बेस चेंज कर रहे हैं। तो बेस अगर ए ई हो गया तो उस पर कौन सी परपेंडिकुलर खड़ी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, डी एम खड़ी हुई है, राइट। सो ए ई के लिए बेस हो गया ए ई और हाइट हो गई डी एम, राइट। और अगर मैं, अब मुझे ई सी चाहिए, तो मैं कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लूँगी, ये देखिए, ये वाला डी ई सी वाला। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए। अब डी ई सी के लिए मुझे ई सी चाहिए, तो ई सी तो मेरा बेस हो गया, लेकिन बेस के ऊपर हाइट कौन सी खड़ी है? जी हाँ, चेक कीजिए, ए सी की और ई सी की एक ही लाइन है ना वो, उस पर हाइट कौन सी खड़ी है? डी एम है, राइट, डी एम है। तो उसकी हाइट क्या हो गई? ई सी उसका बेस हो गया, हाइट उसकी डी एम हो गई। तो इस ट्रायंगल की भी हाइट जो है वो बाहर से है। ठीक है, या फिर आप ऐसा सोचिए कि ए सी और ई सी एक ही तो लाइन है ना, वो एक ही लाइन पर है, तो डी एम उस पर हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है? डी एम है ना ए सी पर, यानी कि ई सी पर, राइट। तो इसका मतलब डी एम जो हो गई वो हाइट हो गई। ठीक है, सो ए डी ई, फिर से मैं ए डी ई लूँगी, उसका बेस है ए ई और हाइट है डी एम। और अगर डी ई सी ट्रायंगल लूँगी तो उसकी बेस हो गया ई सी और हाइट हो गई फिर से डी एम। ओके, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, फिर से ए डी ई लिखिए, ए डी लिखिए, बात तो एक ही है, बेस हमने बदल दिया, ए ई ले लिया, हाइट हो गई डी एम। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या कहा था? डी ई सी। बेस कौन चाहिए हमें? ई सी चाहिए, हाइट उसकी सेम डी एम ही हो गई। ठीक है, सो वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। तो दो रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअली हाफ रिक्वायरमेंट हमें मिल गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं वहाँ तक। अब बस इन दोनों को, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को हमें बस इक्वल दिखाना है, तो समझो हमारा काम हो गया, राइट। क्योंकि अपर रेशियोज तो हमें मिल गए हैं, पर उन रेशियोज को इक्वल दिखाना है। तो आप ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को अगर देखेंगे, ये देखिए, अगर आप उसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो न्यूमरेटर इस ए डी ई सेम है, राइट। अब अगर मैं बी डी ई और ये डी ई सी को सेम कर दूँ, इक्वल बना दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा सेम हो जाएगा। और हमने सीखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता है ना। कि जैसे कि ए डी अगर ए डी इक्वल है, बी डी ई अगर डी सी को इक्वल मिल गया, तो ये तो पूरा सेम ही हो गया ना, इक्वल हो गए। तो उस हिसाब से मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर पाऊंगी। ठीक है, तो बी डी ई और डी सी को अब इक्वल कैसे दिखाएं?
तो हमें थोड़ा पीछे जाना है, पीछे यानी कि आपको 9th में जाना होगा। तो 9th में आपको एक चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, राइट। एज अ पैरेललोग्राम जहाँ पे आप पैरेललोग्राम्स के बारे में सीखते हैं, ट्राइंगल्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर पैरेललोग्राम्स केस में भी सीखा था, ट्राइंगल्स केस में भी सीखा था कि अगर पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, उनकी एरियाज जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल्स की भी अगर बात करें तो ट्राइंगल्स भी अगर सेम बेस हो उनका, ठीक है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, तो वो भी क्या होती हैं, उनकी एरियाज जो है वो इक्वल होती हैं। ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनका बेस सेम है, ठीक है, और एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो हम कहते हैं उनका जो है वो एरिया इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कुछ इस तरह से, अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये मैं कुछ इस तरह से निकाल लेती हूँ, ये ABCD, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरह से, ओके। अगर ये ये मैंने एक लाइन निकाल ली है। अब ये ADC जो है और ये BDC, इनका बेस देखिए सेम है DC, और अगर ये AB से पैरेलल है तो मैं कहूँगी कि ABD और BDC की जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम है और उनके जो, अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ठीक है, बीच में मतलब एक बेस तो उनकी पैरेलल होगी, एक तो बेस ही होगी उनकी, कॉमन बेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे उनकी एरियाज इक्वल हैं। अब आप चेक कीजिए हमारे जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल्स BDE और DEC, ठीक है, इनका जो बेस है वो DE है, ठीक है, DE के ऊपर वो है, सेम बेस है उनका, ठीक है, दोनों भी सेम बेस के ऊपर है DE, और दोनों भी पैरेलल लाइंस के बीच में, ये देखिए DE, अब देखिए आप BDE DEC, DE आ रहा है ना उसमें, DE, राइट, BDE DEC, दोनों में बेस कौन है, DE है, और DE और BC पैरेलल है, हमने गिवन में बोला है, राइट, कि DE और BC पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ओके, और इनका एक कॉमन बेस है, राइट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों की एरिया इक्वल है? बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। तो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स या पैरेललोग्राम्स की अगर वो सेम बेस हो, कॉमन बेस हो उनका, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनकी एरियाज जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सो नाउ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम base DE and between the same parallels, कौन सी पैरेलल्स हैं वो, BC and DE, ठीक है। Therefore area of triangle BDE equal to area of triangle DEC। इसका मतलब अगर वो दोनों सेम बेस हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो उनकी एरियाज जो है वो इक्वल होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए DEC की जगह मैं क्या लिखूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू, ये मैं लिख लेती हूँ A अपॉन AC, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, A अपॉन AC, ठीक है। सो फिर फ्रॉम हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 4, ठीक है, फ्रॉम 1
एंड फॉर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हैंस द प्रूफ। देखा आपने कितना इजी थियरम है ये। बस आपको एक पार्ट समझ लेना है और अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है एंड देन आपको दूसरा पार्ट भी आराम से वो आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ आपको बस एक बार आप रिवाइज चाहे तो कर लें। आप पैरेललोग्राम जो चैप्टर्स है 9th का आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही थी। बट अदरवाइज द थियरम पता नहीं बच्चों को क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। हाइट, ये चीज़ ध्यान में रखिए। परपेंडिकुलर हाइट हम जो बात करते हैं, जो ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलती है, बेस जो उसका है वो आप ध्यान रखिए। और अपनी हमेशा देखिए मैथ्स को सॉल्व करने का यही है कि हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए। ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट देखिए एंड देन बस आपको उस हिसाब से चलना है। एंड दिस थियरम इज़ बहुत ईजी। आप एक दो बार अगर आप समझ के करोगे ना, एक दो बार में ही आपको आ जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल भी लर्न मत कीजिए। सो दैट्स इट। सो ये थियरम इस तरह से हमने सॉल्व किया एंड ये कंप्लीट हो गया है बीपीडी थियरम। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कॉन्वर्स। इसी थियरम का हम कॉन्वर्स देखेंगे। देखिए कॉन्वर्स में ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट येस एग्जामिनेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट तो है। हो सकता है उसके एप्लीकेशंस आपको पूछे जाएँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो बीपीटी थियरम ही पूछा जाता है, बट हम कॉन्वर्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है वो भी पूछे या फिर कुछ कोई इसकी एप्लीकेशंस पूछे, है ना, तो हम वो भी थियरम देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। यस, नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो अब कॉन्वर्स में क्या है, देखिए हमने बीपीटी में क्या सीखा था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन पैरेलल दी गई है तो वो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है, राइट। तो कॉन्वर्स क्या होगा, जी हाँ, यहाँ पे हमें दिया गया होगा कि एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, लेकिन पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हो गया उसका कॉन्वर्स, राइट, क्योंकि बीपीटी में था कि पैरेलल दी गई है और रेशियो इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे रेशियो दिया गया है एंड पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा देखिए इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि वही चीज़ है, बस हमें अभी उसका ऑपोजिट यानी कि कॉन्वर्स उस लाइन जो है वो पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रूफ के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, फिर हम एक लाइन ड्रा करेंगे। सो ए बी सी और ये लाइन हो गई डी, जो कि हमें नहीं पता है कुछ इस बारे में, हमें बस पता है वो लाइन है और वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, बस, और कुछ भी नहीं। हमें ये प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी को। ठीक है, सो गिवन में क्या आएगा कि गिवन में हम लिखेंगे कि जैसे कहा कि ये लाइन जो है डी ई डिवाइड करिए इक्वल रेशियो में, राइट। सो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये गिवन हो गया है ना। इक्वल मतलब सेम रेशियो हमें दिया गया है, राइट। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है लाइन डी ई पैरेलल टू साइड बी सी, या फिर मैं लिख लेती हूँ लाइन डी ई इज पैरेलल, ऐसे सेंटेंस में लिख लेती हूँ, साइड बी सी। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम अज्यूम करेंगे कि चलिए डी ई तो पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि है पैरेलल है बी सी को। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डी ई डैश, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि डी ई जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, हमें प्रूव करना है ना वो है कि नहीं, तो हमने अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई डैश जो कि पैरेलल है बी सी को। ठीक है, सो हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है, सो प्रूफ। अब हमने अज्यूम कर लिया कि डी ई तो पैरेलल है नहीं, तो इसलिए हमने डी डैश बना दी। ठीक है, तो देखिए डी डैश पैरेलल है, डी ई डैश पैरेलल टू
साइड BC लाइन। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बना दिया। तो अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन को, तो अभी अभी हमने जस्ट एक थ्योरम पढ़ा है। क्या कहता है वो थ्योरम? कि अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन को और इंटरसेक्ट करी है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, तो वो क्या करती है, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। तो DE डैश जो है वो BC को पैरेलल है और DE डैश इंटरसेक्ट करिए कहाँ पे, D और E डैश में। तो यहाँ पर मैं BPT थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन किस तरह से? तो DE डैश और BC की बात हो रही है, ठीक है। सो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा? A होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि E की बात हो ही नहीं रही है, E डैश की बात हो रही है। AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि वही दोनों तो है ना रेशियो। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। देखिए DE पैरेलल टू BC, सो AD बाय DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। सो ये हम लिखेंगे बाय BPT। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, BPT समझ में आ जाता है। अब दूसरा, इसी से हम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अब गिवन हमें कुछ दिया है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये हमें दिया है कि रेशियो भाई वो इक्वल है ना। सो ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड उसका इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो मैं क्या लिखूँगी? फ्रॉम 1 and 2 AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे DE जो है वो पैरेलल प्रूव करना है BC को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक अलग से एक बना लिया है। लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि E डैश और E, क्योंकि मैंने अज्यूम किया ना कि DE पैरेलल नहीं और DE डैश अपने हिसाब से बना दी, राइट। लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि E डैश और E एक ही पॉइंट है, ठीक है, यानी कि वो दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं और ये दोनों लाइन कुछ अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, तो मैं ये प्रूव कर दूंगी कि DE जो है वो पैरेलल है BC को। मतलब एक अलग आप कितने भी लाइंस ड्रॉ कर लो, नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। वो एक ही लाइन है, वो E डैश और E कोई अलग पॉइंट नहीं है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एक ही पॉइंट है। और जो मैंने लिया है वो गलत है, क्योंकि वो अलग से मैं नहीं बना सकती हूँ, वो एक ही लाइन है जो कि पैरेलल है BC को, जो कि DE की है। तो ये अगर मैं प्रूव कर दूँ कि E डैश और E कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि DE पैरेलल है BC को, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अब देखिए E डैश C लाना है मुझे, A मतलब E इक्वल टू E डैश प्रूव करना है, तो मैं थोड़ा मैथमेटिक्स मतलब अप्लाई कर देती हूँ। तो जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास A इक्वल टू B है ना, अगर दो मतलब इक्वेशन या दो नंबर इक्वल हम कह रहे हैं, तो अगर आप दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर दें सेम नंबर, हाँ, तो अभी मुझे बताइए, अब मैंने 1 1 यहाँ पे ऐड किया, एक A और B में कुछ चेंजेस यस आएंगे, लेकिन कुछ क्या होगा, जैसे कि अगर 2 2 2 + 1 2 + 1 3 ही होगा ना, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम कुछ ऐड करते हैं इक्वल, जैसे कि यहाँ पे 1 तो वहाँ पर भी 1 ऐड किया है दोनों जगह, इक्वालिटी तो चेंज नहीं होती है ना। A इक्वल टू B रहेगा, क्योंकि मैं 1 फिर से कैंसिल कर दूँ, फिर से A इक्वल टू B रहेगा। तो याद रखिए आप मैथ्स में ना, हम हमेशा, आपने पहले भी देखा होगा कि अभी हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड करना होता है। अगर आपने एक इक्वेशन यहाँ पे ऐड किया है तो उतना ही ऐड करना होता है, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना सब्ट्रैक्ट, ताकि इक्वेशन की कोई भी इक्वालिटी चेंज ना हो। तो वो ध्यान में रख के अगर आप कुछ ऐड कर लेते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बट ध्यान में ये रखा कि ये अंडरलाइन स्टेटमेंट याद रखिए कि इक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर A इक्वल टू B है तो ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, A+2 इक्वल टू B+2 या A-1 इक्वल टू B-1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर तो आप वैसा कुछ भी अभी मैथ्स में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना होता है एग्जैक्ट सेम अमाउंट में, लेकिन इक्वेशन आपका कुछ चेंज नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपने एक जगह 1 ऐड किया, एक जगह नहीं, तो गलत, क्योंकि एक जगह आपने कुछ ऐड किया है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो वो इक्वेशन बदल गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम ऐड 1 कर लेंगे, सो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 दोनों जगह कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये करने से उस इक्वेशन की इक्वालिटी नहीं बदलती। आप 1 1 कैंसिल कीजिए, दोबारा से वही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए ई डैश प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, फ्रैक्शन है ना, नॉर्मल। अब देखते हैं ए ई डैश, ये देखिए ए ई डैश और ई डैश सी को ऐड कर लेते हैं। देखिए कौन सी लाइन बन रही है, यस ए सी की लाइन बन रही है, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ ई डैश सी। अब हम जाएंगे ए और ई सी की तरफ, ठीक है, दूसरे से करते हैं। अब ए देखिए ये ए है, ठीक है, और ई सी है। देखिए कौन सी लाइन बन रही है, ए सी बन रही है, राइट। तो मैं वो भी लिख लेती हूँ, ठीक है, ए सी अपॉन ई सी। ए सी ये सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे। बचा कौन, 1 अपॉन ई डैश सी, 1 अपॉन ई सी। क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ई सी इक्वल टू ई डैश सी। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखिए ये कहने का ये मतलब है कि ये ई सी और ई डैश सी, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये ई सी और ये ई डैश सी दोनों एक ही हैं, वो कह रहे हैं इक्वल आ गए ना दोनों, मतलब कुछ अलग नहीं है। ई सी और ई डैश सी दोनों भी सेम है। तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब अगर अलग होते तो ई डैश सी अलग आता है ना, ई सी अलग आता है, क्योंकि मैंने ई डैश अलग पॉइंट लिया था ई से। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है कि वो दोनों जो हैं ई सी और ई डैश सेम ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, यस तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों एक ही पॉइंट हो, राइट। तो इसका मतलब ई और ई डैश सी इक्वल टू ई सी का मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ई एंड ई डैश कोइंसाइड। और अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब डी की जो लाइन डी ई डैश ही मतलब डी ई है, राइट। देयरफॉर लाइन डी ई पैरेलल टू साइड पी सी, ठीक है। तो वो दोनों कुछ अलग पॉइंट नहीं है, ई डैश और ई एक ही है, यानी कि डी ई डैश ही डी ई है, ठीक है। डी ई डैश ही कौन हो गया, डी ई हो गई। तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल हो गई पी सी को, क्योंकि डी डैश तो हमने पैरेलल ली थी ना, राइट। तो ई डैश अगर ई है तो इसका मतलब डी ई पैरेलल हो गई बी सी को, और यही आपका कॉन्वर्स था। ये भी इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी, ठीक है, आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि नहीं बोल सकते, हो सकता है इसके एप्लीकेशंस पूछे, हो सकता है थियोरम। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट इट, ये थियोरम भी आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स मतलब एक्सरसाइज देखेंगे डायरेक्टली, और प्लीज़, और हाँ हम बहुत ही जल्द साइमल्टेनियसली इसके साथ ही मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करने वाली हूँ सॉल्व करके। मतलब ये ट्राइंगल्स चैप्टर तो चालू रहेगा, एक साइड में मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूँगी, ठीक है। सो उस पर भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने जो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे फ्रेंड्स हैं आपके गोवा बोर्ड के, ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल पे ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई अगर आपको चैप्टर कोई एक पर्टिकुलर में चाहिए तो ज़रूर वो बताइएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम फिर इसके क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, राजन्स में से कुछ हम प्रिपरेटरीज के सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के MCQs करेंगे। सो होप आपको तब तक हेल्प उसकी मिल जाए। जैसे कि अपने 9th के, अगर आपने देखे होंगे कि अगर 9th के बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उनको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आए थे। तो होपफुली अगर नेक्स्ट टर्म के लिए भी वो अच्छे से जो मैं दे रही हूँ अगर वो प्रिपेयर करेंगे तो आई गेस थोड़ी हेल्प तो मिल ही जाएगी उन्हें, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहती कि 100% मैं जो सिखा रही हूँ वही आ रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के ज़रूर आ रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, और लेट्स एज दिस एग्ज़ाम के।
So thank you. See you in the next video.